हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कैलाश सोलंकी। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय के सोलंकी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसके अंतर्गत आज अपना जो टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास का ये पहला ही टॉपिक है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है आरपीएससी द्वारा, उसके अंतर्गत भी ये पहला ही टॉपिक है। यहाँ से निश्चित रूप से आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, तो हम आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इनको एक एक करके अपन देखते हैं। अंत तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इन प्रश्नों को मेरे साथ हल कीजिए, ताकि आपको अपनी तैयारी का भी पता चले कि भी हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार की है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो लिविंग वर्ड है, उसके अंदर जो पहला ही जो शब्द है वो टैक्सोनॉमी है। तो ये अपने को अच्छी तरह से याद रखना है कि टैक्सोनॉमी क्या है। और इसके अलावा एक और दूसरा शब्द आता है सिस्टमेटिक्स। इन दोनों शब्द का अर्थ अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या है और सिस्टमेटिक्स क्या है। तो इनको अपन एक तुलनात्मक रूप के अंदर पढ़ेंगे, ताकि आपके अंदर ये स्पष्ट हो जाए कि भाई टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स जो शब्द है वो क्या फ़र्क है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो अपन इन दोनों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर लिख लूँ जैसे टैक्सोनॉमी, जिसको अपन हिंदी के अंदर वर्गीकरण विज्ञान बोलेंगे या वर्गीकी बोलेंगे। दूसरा जो शब्द है सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स को अपन वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और बात करते हैं अपन टैक्सोनॉमी की। तो अगर टैक्सोनॉमी की ये जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये पहला अंतर तो यही हो जाएगा कि टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, ग्रीक शब्द का है। जबकि जो सिस्टमेटिक्स जो शब्द है वो कौन सी भाषा का हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन भाषा का। उसके बाद में जो टैक्सोनॉमी जो शब्द दिया था, ये जो टर्म दिया था, टैक्सोनॉमी जो शब्द दिया था वो आपको याद रखना, एपी कंडोली ने दिया था। एपी डी कंडोली, वैसे डी कंडोली बोलेंगे उसको, एपी डी कंडोली ने ये शब्द दिया था। और अगर अपन सिस्टमेटिक्स की बात करें तो ये शब्द तो बहुत ही फेमस है। ये जो शब्द दिया था वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। अपने एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिया हुआ है, सिस्टमेटिक शब्द कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। तो ये आपको एक बेसिक फर्क इसके अंदर याद रखना है। चलो सर, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर अपन बेसिक मतलब देखें कि जो टैक्सोनॉमी है उसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होगा। तो टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना होगा। टैक्सोनॉमी के अंदर दो शब्द, एक तो टैक्सोस और एक होता है नॉमस। टैक्सोस और नॉमस। टैक्सोस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। नॉमस का मतलब होता है कोई लॉ। तो जीवों को व्यवस्थित करने के कुछ नियम है, वो टैक्सोनॉमी है। और इसके अलावा जो अगर अपन सिस्टमेटिक्स शब्द की बात करें तो ये आपको याद रखना, जो सिस्टमेटिक जो शब्द आया है वो सिस्टेमा शब्द से आया है। सिस्टेमा एक लैटिन शब्द है, सिस्टेमा। और सिस्टेमा का जो अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, ये आपको याद रखना। अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हिंदी में आप लिखोगे तो जीवों की नियमित व्यवस्था। तो ये जो इसका अर्थ याद रखना, जीवों की नियमित व्यवस्था। ये तो इसका हो गया बेसिक। उसके बाद में अगर जो अब टैक्सोनॉमी के अंदर अपन किसका अध्ययन करेंगे, तो टैक्सोनॉमी के अंदर एक तो होता है करेक्टराइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर को अपन डिफाइन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा करेक्टराइजेशन। तो एक तो विशेषीकरण, हिंदी के अंदर बोलेंगे विशेषीकरण है। उसके बाद में किसी भी जीव का अपन पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। और इसके अलावा नोमेनक्लेचर है, किसी भी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम दे रहे, नोमेनक्लेचर। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन। तो ये चार शब्द टैक्सोनॉमी के अंदर यूज किए गए हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से आप ध्यान से देखोगे कि टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन से शब्द इंक्लूड है, इनका आधार क्या है, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। हिंदी में कहेंगे तो विशेषीकरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। ये टैक्सोनॉमी का आधार है। अगर अपन सिस्टमेटिक्स का आधार पूछें तो सिस्टमेटिक्स का अगर अपन आधार की बात करें तो ये जो टैक्सोनॉमी तो है ही इसके अंतर्गत, सिस्टमेटिक्स के अंदर भी इन सबका तो अध्ययन करते ही है। तो टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के अंदर हमने क्या क्या सीखा है, करेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है और क्लासिफिकेशन है। तो ये टैक्सोनॉमी के साथ साथ अगर अपन जीवों के विकासीय संबंध का अध्ययन करते हैं, और जीवों के विकासीय संबंध का एक शॉर्ट नाम है फाइलोजेनी।
फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब हो जाएगा जीवों का विकासीय संबंध का अध्ययन। तो एक यहाँ पे शब्द मैं लिख लूँ, जीवों का विकासीय संबंध का अध्ययन। तो अगर अपन टैक्सोनॉमी के साथ फाइलोजेनी भी जोड़ दे तो वो जो नई ब्रांच बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिस्टमैटिक्स हो जाएगी। बिल्कुल अंतर आपको अच्छी तरह से समझ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो ये दो हमने टैक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक्स के बीच में डिफरेंस बताया है। अगर अपन इनका तुलना करेंगे टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स, तो ये बिल्कुल ईजी वे में आपको समझना है कि ये टैक्सोनॉमी ग्रीक शब्द है, सिस्टमैटिक्स लैटिन शब्द है। ये जो टर्म दिया था वो एपी कंडोली ने दिया था, जबकि सिस्टमैटिक्स जो शब्द दिया था वो कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। और उसके बाद में ये जो टैक्सोनॉमी दो शब्द से मिलकर बना होता, टैक्सोस और नोमास, नोमास, और ये है सिस्टमा सबसे आया जो जीवों की नियमित व्यवस्था। बस आपको ये याद रखना कि इसका टैक्सोनॉमी का आधार क्या है, करेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन। जबकि इन सब के अंदर अगर अपन फाइलोजेनी को जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा, सिस्टमैटिक्स बन जाएगा। चलो, तो ये पहला और दोनों क्वेश्चन शायद आपके क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं तीसरा क्वेश्चन करूँ, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की अपन बात करें तो ये ध्यान रखना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो होंगे वो कौन हो जाएंगे, कैरोलस लिनियस है। शब्द पूछे कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, तब आप आंसर क्या दोगे, APD कंडोली दोगे। लेकिन अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछे वर्गीकरण या वर्गीकी के जनक कौन है, तो वो कौन से हो जाएंगे, कैरोलस लिनियस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुर बुक। ये एक बुक है जिसके अंतर्गत सिस्टेमेटिक्स का एक अध्ययन किया था। तो ये जो बुक्स है वो कैरोलस लिनियस की है, जिसके अंदर सिस्टेमेटिक्स के बारे में बताया था। तो ये जो सिस्टेमा नेचुरी एक बुक है, ये जो किसकी बुक है, वो कैरोलस लिनियस की बुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी बुक किसकी है, तो ये कैरोलस लिनियस की है। चलो सर, नेक्स्ट अपन पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन जो अगर बात करें तो ये जो, और सातवां क्वेश्चन बात करें तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है वो वैज्ञानिक नाम देने से संबंधित है, कि जीवों का जो हम वैज्ञानिक नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा डिस्कस करेंगे कि जो जीवों का अपन जो वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं, किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम क्यों दिया जाएगा, तो वैज्ञानिक नाम देने के पीछे दो कारण हो सकेंगे। पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको एक स्पेशल नाम से ही जाना जाए। तो वैज्ञानिक नाम देने का पहला जो रीजन है कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाओ वो उसको एक ही नाम से जाना जाए। और दूसरी बात यह है कि वो जो नाम है वो किसी दूसरी स्पीसीज का नहीं होना चाहिए, वो अकेले का ही हो, उसका पर्सनल नाम है। तो वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व के अंदर किसी भी जीव को एक कॉमन नाम से जाना जाए, इस कारण वैज्ञानिक नाम का कॉन्सेप्ट आया। और वैज्ञानिक नाम देने के जो नियम है उसके अंदर आपको अपने को ध्यान रखना। एक तो संस्था है ICBN, इसका पूरा नाम पूछते हैं तो यहाँ पर मैं बात करूँ ICBN का, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनकल्चर। कुछ किताबों के अंदर 4 भी लिखा हुआ आएगा, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनकल्चर। बोटेनिकल पौधों का अगर नामकरण देना है तो उसके जो नियम जो है वो ICBN संस्था द्वारा तय किए नॉमेनकल्चर। तो पौधों के वैज्ञानिक नाम देने के जो नियम और जो है वो ICBN के अंतर्गत है। और सेम ऐसे कैसे अगर बात करें ICZN की, अगर अपन बात करें तो जो ICZN होगा सेम नाम हो जाएगा, यहाँ जेड की जगह जूलॉजिकल आ जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर। बोटेनिकल नॉमेनकल्चर और जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर, ये अपने को ध्यान रखना है ICBN का पूरा नाम। चलो सर, तो ये आपको दोनों के पूरे नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि द्विनाम पद्धति किसने दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन द्विनाम पद्धति की बात करें तो वैज्ञानिक नाम देने की जो पद्धति है वो द्विनाम पद्धति है, और द्विनाम जो पद्धति दी थी वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। तो यहाँ कैरोलस लिनियस से संबंधित 3 क्वेश्चन आए। पहला, सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक है, वो कैरोलस लिनियस की है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस है। और द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। अब द्विनाम पद्धति क्या होगा, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं कि वैज्ञानिक नाम देने की ये पद्धति है। किसी भी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं वो इस पद्धति के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसके अंदर हर जीव के वैज्ञानिक नाम के में 2 शब्द होंगे। पहला शब्द जो होगा उसके वंश का होगा, जीनस का होगा।
पहला जो शब्द है उस जीव के जीनस का होगा, और जो सेकंड जो शब्द है वो उस जीव की जाति का होगा, स्पीसीज का होगा। तो पहला नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई भी वैज्ञानिक नाम दे रहे हैं किसी जीव का तो उसके अंदर दो शब्द होंगे। पहला जो शब्द होगा वो किसका होगा, जीनस का है, और जो दूसरा शब्द हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, स्पीसीज। दूसरा अगर मैं नियम की बात करूं, द्विनाम पद्धति के नियम की बात करूं, तो जो दूसरा जो नियम है वो ये है कि वंश का जो नाम है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू होगा, कैपिटल अक्षर से शुरू होगा, और जाति का जो नाम है वो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से शुरू होगा। ये आपको ध्यान रखना। तीसरे नियम की अगर अपन बात करें, तीसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो नियम ये है कि ये जो नाम होंगे वो लैटिन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं। कौन सी भाषा में लिखे जाएंगे, वैज्ञानिक नाम हमेशा कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, लैटिन भाषा में। चौथा जो है वो लिखने का जो तरीका है वो इटैलिक्स, इटैलिक्स एक फॉन्ट है, लिखने का तरीका थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं। कभी भी आपने बुक्स के अंदर देखे होंगे, साइंटिफिक जो नियम होंगे वो इटैलिक्स भाषा के अंदर होंगे। लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा इटैलिक्स होगा, जिसमें तिरछे लिखे जाएंगे। और हम इटैलिक्स नहीं जानते, हमें लिखनी नहीं आती इटैलिक्स, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अर्थात हाथ से लिखे नाम में अंडरलाइन, हाथ से लिखे, अगर अपन हाथ से किसी कॉपी के अंदर लिख रहे हैं तो आप अंडरलाइन जरूर करें, या तो आप इटैलिक्स में लिखो या फिर उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हर वैज्ञानिक नाम के नीचे अपने को क्या करनी है, अंडरलाइन। इसका मतलब क्या है कि हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हैं तो उसको अपन अंडरलाइन करते हैं। तो ये द्विनाम पद्धति के नियम है कि पहला जो वंश होगा और दूसरा हो जाएगा जाति। वंश हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जाति का जो नाम होगा वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, स्मॉल लेटर से। लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे और लिखने का जो तरीका है वो कौन सा है, इटैलिक्स है। और अगर हाथ से लिखते तो अपन उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि वर्गीकरण के पदानुक्रम लिखिए, कि भाई वर्गीकरण के क्लासिफिकेशन के जो कैटेगरीज है उसको अपन को एक सीक्वेंस के अंदर लिखना है, पदानुक्रम लिखना है। तो ये भी अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर अपन पदानुक्रम की बात करें वर्गीकरण के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहे ताकि आपको इस टॉपिक के पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से ही ले रहा हूँ क्वेश्चन के साथ में। वर्गीकरण के पदानुक्रम की बात करें या वर्गीकरण की कैटेगरी की बात करें तो सबसे जो पहला जो वो है जगत। तो 7 पदानुक्रम के अंदर 7 पद है, वर्गीकरण पदानुक्रम के 7 पद में जो जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो है जगत, जो सबसे बड़ा पद है जगत। एक जगत के अंदर बहुत सारे संघ हो सकते हैं। अगर अपन एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल के अंदर संघ आएंगे, जबकि अगर पादप की बात करते हैं, पौधों की बात करेंगे तो उसको अपन भाग कहेंगे। इधर में इंग्लिश के अंदर भी लिख लो, जगत को अपन किंगडम के नाम से जानेंगे और संघ को अपन फाइलम बोलेंगे। और अगर प्लांट है तो उसके लिए अपन कौन सा शब्द यूज करेंगे, डिवीजन यूज करेंगे। चलो सर, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक जगत के अंदर बहुत सारे संघ या भाग हो सकते हैं और एक संघ के अंदर बहुत सारे वर्ग आएंगे। वर्ग, एक संघ के अंदर बहुत सारे वर्ग आएंगे तो वर्ग को अपन क्लास के नाम से जानते हैं। एक वर्ग के अंदर बहुत सारे गण आएंगे, इसको अपन ऑर्डर कहेंगे। एक गण के अंदर बहुत सारे कुल आएंगे, समान प्रकार के कुलों को एक गण के अंतर्गत रखा गया और कुल को अपन फैमिली कहेंगे। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, पद क्लासिफिकेशन के जो पद है। चलो सर, और कुल के अंदर, एक कुल के अंदर बहुत सारे वंश आएंगे। इसी प्रकार वंश को अपन इंग्लिश के अंदर बात करें तो उसको जीनस कहेंगे। और एक वंश के अंदर बहुत सारी क्या आएगी, जाति आएगी। समान जातियों का समूह वंश कहलाएगा। तो जीनस के अंदर बहुत सारी क्या आ जाएगी, स्पीसीज। तो ये जो 7 जो पद है, सबसे बड़ा है वो जगत है। उसके बाद में एक जगत के अंदर बहुत सारे संघ या भाग, एक संघ के अंदर बहुत सारे वर्ग, वर्ग के अंदर गण, कुल, वंश और जाति। ये वर्गीकरण के पदानुक्रम है। तो इनको अपने को अच्छी तरह से याद रखना। अब सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, जगत है। सबसे जो छोटा पूछेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, जाति हो जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें
कि वर्गीकरण के पदानुक्रम लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, जो टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो एपी कंडोली ने दिया था, ये तो मैंने अभी बता दिया था वहां पे, एपी कंडोली ने दिया था। चलो सर, तो ये वर्गीकरण के पदानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है। तो जो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो अभी मैंने बताया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट कौन सी है, तो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो स्पीसीज है, स्पीसीज को या फिर जाति को। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। उसके बाद में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई की भी बात करें तो भी वो कौन सी हो जाएगी, जाति को ही वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहा गया। उसके बाद जाति, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना का जो जाति शब्द है वो किसने दिया था, तो ये जो शब्द है जाति शब्द लिनियस ने दिया था। ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जो जाति जो शब्द दिया गया था वो लिनियस के द्वारा दिया गया था। मैं लिख लेता हूँ लिनियस, सॉरी जाति शब्द लिनियस के द्वारा नहीं दिया, जाति शब्द दिया था जॉन रे ने, लिनियस नहीं था यहाँ पे, याद रखना आप, जॉन रे, जो जाति शब्द दिया था वो जॉन रे ने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति की जो जैविक अवधारणा है, जैविक अवधारणा की बात की तो करें तो ये मेयर ने दी थी। जैविक अवधारणा क्या कहती है, जैविक अवधारणा के अनुसार आपस में जनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले जीवों के समूह को अपन जाति कहेंगे। तो जाति शब्द जॉन रे ने दिया था और जाति की जो जैविक अवधारणा वो मेयर ने दी थी। चलो सर, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बिल्ली का वंश कौन सा है और बिल्ली का कुल कौन सा है। तो बिल्ली के वंश की बात करेंगे तो बिल्ली का जो वंश होगा वो फेलिस है, फेलिस। और अगर ये तो हो जाएगा वंश, और अगर बिल्ली के कुल पूछे कि बिल्ली का कुल कौन सा है, तो इसका कुल हो जाएगा फेलिडी। कुत्ते का जो कुल होगा वो कैनिडी है और बिल्ली का जो वंश कुल होगा वो कौन सा हो जाएगा, फेलिडी हो जाएगा। चलो सर, तो ये हो जाएगा बिल्ली का जो वंश हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फेलिस वंश हो जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट कुत्ते का अगर कुल की बात करें तो ये कुत्ते का जो कुल है वो कैनिडी हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, कुत्ते का कुल कौन सा है, बिल्ली का कुल कौन सा है, क्योंकि ये स्पेशल इन्हीं के पहले लेसन के अंदर दिए हुए हैं। चलो सर, उसके बाद नेक्स्ट है बिल्ली, कुत्ते और शेर का गण लिखो। तो इन तीनों का गण एक ही है, तो बिल्ली, कुत्ते, शेर और इन सभी को कार्निवेरा गण के अंदर रखा गया है। मनुष्य का गण तो आपको याद ही होगा, प्राइमेट्स होगा, और ये जो गण है वो कौन सा हो जाएगा, कार्निवेरा। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना कि बिल्ली, कुत्ते, शेर का गण कौन सा हो जाएगा, कार्निवेरा। नेक्स्ट है निम्न के वर्गीकरण पदानुक्रम लिखिए। अब इनका जो वर्गीकरण अपने को लिखना है और ये चारों का वर्गीकरण आपने को अच्छी तरह से याद रखना है। अब इनके वर्गीकरण के पदानुक्रम अपने को याद रखना है, तो इसको अपन व्यवस्थित लिखेंगे, आपको भी आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इसका गण कौन सा है, इसका वर्ग कौन सा है, क्लास कौन सी है। तो अगर अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जगत तो कौन सा हो जाएगा, एनिमल जगत। चलो सर, मनुष्य की जगत की बात करें तो इसका जगत कौन सा हो जाएगा, एनिमल जगत का प्राणी है। अब इस एनिमल जगत के अंदर बहुत सारे संघ होंगे, उस संघ में से जो मनुष्य का जो संघ है वो कौन सा संघ हो जाएगा, कॉर्डेटा संघ, कॉर्डेटा संघ। उसके बाद में वर्ग की बात करें, ये हो जाएगा कॉर्डेटा। वर्ग की बात करेंगे तो मेमेलिया वर्ग है, स्तनधारी है, तो मनुष्य का जो वर्ग हो जाएगा वो मेमेलिया वर्ग है। गण की बात करेंगे तो ये मेमेलिया वर्ग के अंदर बहुत सारे गण होंगे, उसके अंदर एक गण है प्राइमेट्स या प्राइमेट्स। और कुल की बात करें तो मनुष्य का जो कुल है वो होमोनीडी है। एक गण के अंदर बहुत सारे कुल होंगे, उसमें मनुष्य का कुल कौन सा हो जाएगा, होमोनीडी। एक कुल के अंदर बहुत सारी जाति हो जाएगी, तो होमोनीडी कुल के अंदर बहुत सारे वंश होते हैं, उसमें से एक वंश है होमो वंश, वो मनुष्य का है। और अगर जाति की बात करें तो जो जाति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वंश, तो सॉरी जाति की जब हम बात करेंगे वो है सेपियंस।
जाति की बात करेंगे वो हो जाएगी सेपियंस। ये मनुष्य का वर्गीकरण हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम घरेलू मक्खी की बात करें तो सेम वो का वो घरेलू मक्खी का जो जगत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एनिमिलिया हो जाएगा। अब यहाँ जो संघ है वो ध्यान रखना, जो मक्खी है वो कौन से संघ की है, ऑर्थोपोडा संघ की। तो घरेलू मक्खी का जो संघ है वो कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोपोडा हो जाएगा। उसके बाद में इसका जो वर्ग हो जाएगा तो अपन जानते हैं, तो मक्खी है कीट वर्ग बोलेंगे जिसको, इंसेक्टा वर्ग के नाम से जानते हैं। चलो सर, उसके बाद में घरेलू मक्खी का अगर गण पूछे तो गण जो कौन सा हो जाएगा, डिप्टेरा हो जाएगा। और इसका जो कुल है वो कौन सा है, म्यूसिडी है। और वंश है मस्का और जाति हो जाएगी डोमेस्टिका। तो ये घरेलू मक्खी का वर्गीकरण आपको याद रखना है। इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे घरेलू मक्खी का कुल कौन सा है, गण कौन सा है, तो ये आपको चारों वर्गीकरण तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलो सर, नेक्स्ट अपन आम की बात करें तो जगत तो वही अपन, चूंकि ये पौधा है तो समस्त पौधों को वीट टेकर ने प्लांटी जगत के अंदर रखा था, तो इसका आम का जो जगत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, प्लांटी। अब यहाँ संघ नहीं होकर यहाँ भाग आएगा। जब भी अपन पौधों की बात करेंगे तो पौधों को अपन भागों के नाम से जाएंगे, और ये जो भाग होगा वो कौन सा हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। पुष्पी पौधे एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के अंदर दो पौधे होंगे मेन, एक तो होता है मोनोकॉट्स और एक होता है डाइकॉट्स। तो इसकी जो वर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी। एंजियोस्पर्म के अंदर एक तो मोनोकॉट्स होंगे और एक होता है डाइकॉट्स होगा, तो जो डाइकॉट्स है तो उनका वर्ग कौन सा हो जाएगा, डाइकोटिलिडनी। उसके बाद में आम का जो गण है, सेपिडेंस। सेपिडेंस। साथ ही साथ कुल अगर बात करें आम की तो एनाकार्डियेसी। 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 चलो सर, वंश तो अपन जानते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना अपने को, मैंजीफेरा। और जाति कौन सी हो जाएगी, इंडिका। ये अपने को इसके बारे में याद रखना। गेहूं की बात करेंगे तो सेम वही, किंगडम कौन सा हो जाएगा, प्लांट किंगडम हो जाएगा। ये भी एंजियोस्पर्म प्लांट है। चलो सर, अब ये मोनोकॉट्स है, ये डाइकॉट्स थे, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मोनोकोटिलिडनी। और गण की बात करें तो पोएल्स गण के सदस्य पोएल्स। फैमिली बात करेंगे तो पोएसी। और वंश की बात करेंगे तो ट्रिटिकम। और जाति की बात करेंगे तो एस्टिवम। ये गेहूं का वर्गीकरण हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि प्लांट की में देखो, प्लांट के अंदर जो गण है उसके ऊपर एल्स लगा हुआ, सेपिडेल्स और पोएल्स। और उसी प्रकार अगर फैमिली की बात करें तो एनाकडियेसी लिखा हुआ है और एसी लगाया हुआ है प्लांट के अंदर। और इसी प्रकार अगर अपन एनिमल की बात करें तो ईडी लगा हुआ, होमोनिडी और म्यूसिडी। ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है, तो वहाँ से थोड़ा आप पहचान सकते हो। एसी कूल प्लांट के अंदर, ईडी जो होगा वो एनिमल का कूल रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पार्ट के डिस्कस करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।